गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम 17वें पाठ के बारे में काफी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, तारामंडल के बारे में, सौर परिवार और उसके सदस्यों के बारे में, आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम लेने जा रहे हैं। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष झुका हुआ है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। पृथ्वी के या पृथ्वी का झुका हुआ घूर्णन अक्ष, यानी जिस अक्ष पर पृथ्वी घूमती है वह उसका घूर्णन अक्ष कहलाता है। और यह घूर्णन अक्ष किस प्रकार झुका हुआ होता है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। पृथ्वी की संरचना के बारे में तो आप छोटी क्लासों में पढ़ चुके हो। हमारी पृथ्वी नारंगी जैसी गोल होती है, ये पृथ्वी पर इसके बिल्कुल बीचों बीच होता है एक विषुवत वृत्त, जिसके बारे में आप पढ़ चुके हो। इसे विषुवत वृत्त बोलते हैं या विषुवत रेखा बोलते हैं। और विषुवत वृत्त का जो तल होता है उसे विषुवतीय तल बोलते हैं। ये मान लो विश्वसीय, ये पृथ्वी का विषुवतीय तल जो विषुवत रेखा की ओर होता है, इसे बोलते हैं विषुवतीय तल। ये पृथ्वी का मान लो अक्ष है। ये ऊपर की तरफ उत्तर दिशा है और नीचे की तरफ है दक्षिण। अब पृथ्वी जिस पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसे उसका कक्षीय तल कहते हैं। अब मैं कक्षीय तल बना रहा हूं। ये डायग्राम आपकी किताब में, बुक में बना हुआ है। पृथ्वी जिस पथ पर, भाई विषुवत वृत्त के समकक्ष जो तल होता है वो विषुवतीय तल, और जिस पथ पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है वह उसका कक्षीय तल कहलाता है। ये इसका कक्षीय तल। कक्षीय तल विषुवतीय तल के साथ 23.5 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। 23.5 डिग्री या 23 से 1/2 डिग्री कोण झुका हुआ है। इसका अर्थ हुआ कि पृथ्वी का जो अक्ष है वह कक्षीय तल के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। यानी पृथ्वी अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और झुके होने के कारण ही पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। ये पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के बारे में। अब मैं आज इस पाठ का अंतिम टॉपिक लेने जा रहा हूं, सौर परिवार के अन्य सदस्य। सौर परिवार, सूर्य, उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड मिलकर सौर परिवार बनाते हैं। और सौर परिवार के अंदर 8 ग्रह है जिनके बारे में मैं आपको समझा चुका हूं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपट्यून। इन 8 ग्रहों के बारे में मैं आपको जानकारी दे चुका हूं। प्रारंभिक 4 ग्रह है वो आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, और मंगल तक, और मंगल के बाद वाले वो बाह्य ग्रह कहलाते हैं। अब हम सौर परिवार के अन्य सदस्यों के बारे में पढ़ेंगे। सौर परिवार के अन्य सदस्य, ये इस पाठ का अंतिम टॉपिक है। इन अन्य सदस्यों में
निम्न खगोलीय पिंड आते हैं। जैसे पहले नंबर पे क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। उसके लिए सौर परिवार का एक रेखा चित्र बनाना पड़ेगा। ये मान लो बीच में है पृथ्वी या अर्थ। ये पहले नंबर पे ग्रह आता है बुध या मरकरी। ये दूसरे नंबर पे ग्रह आता है शुक्र या इसको वीनस बोलते हैं। तीसरे नंबर पे है अर्थ या पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं। पृथ्वी के बाद आ रहा है सौर परिवार का चौथा ग्रह जिसे मंगल या मार्स बोलते हैं। ये मंगल, ये भी आपकी किताब में चित्र बना हुआ है। और पांचवें नंबर पर आ रहा है मंगल के बाद सबसे बड़ा ग्रह जिसे जुपिटर या बृहस्पति बोलते हैं। क्षुद्र ग्रह की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको दो ग्रहों के नाम ही याद रखने हैं, एक तो मंगल और दूसरा बृहस्पति। ये बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में अंतराल थोड़ा ज्यादा है। ये देखो, ये अंतराल ज्यादा है, बाकी में अंतराल इतना नहीं है। यानी दोनों के बीच की दूरी है वो इतनी नहीं है, यहां अंतराल ज्यादा है। और इस अधिक अंतराल के अंदर अनेक सूक्ष्म पिंड नजर आते हैं जिन्हें शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से ही या दूरदर्शक की सहायता से ही हम देख सकते हैं। साधारण दूरबीन या दूरदर्शक इसमें काम नहीं आता है। तो ये अनेक कुछ क्लासों में इसकी संख्या भी दी गई है, लगभग 2000 छोटे बड़े पिंड होते हैं, 2000। इन छोटे बड़े पिंडों की एक पट्टी सी नजर आती है, ये बीच में बनी हुई पट्टी। जो इन ग्रहों की तरह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। ये बीच में सूर्य होता है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। तो ये जो लगभग 2000 छोटे बड़े पिंड नजर आते हैं, इसी को बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। जो इन ग्रहों के साथ ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं और इन्हें शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से ही हम देख सकते हैं। और यह पट्टी मंगल और बृहस्पति के बीच में होती है। ये ध्यान रखना, बस दो ग्रहों का नाम मंगल और बृहस्पति, इसके बीच में ही ये पट्टी होती है। तो ये अन्य सदस्यों में क्षुद्र ग्रह हो चुका है। अब नंबर 2, दूसरा धूमकेतु या कोमेट। धूमकेतु ग्रह उपग्रह की तरह धूमकेतु भी सौर परिवार का अन्य सदस्य है। ये परवलयिक कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। परवलयिक कक्षा। तो परवलयिक कक्षा में जब चक्कर लगाते हैं तो इनका परिक्रमण काल भी सूर्य के चारों ओर बहुत अधिक होता है, ग्रह की अपेक्षा बहुत अधिक। ये धूमकेतु है। ये परवलयिक कक्षा है, इसमें चक्कर लगाते हैं। इस धूमकेतु के 2 भाग होते हैं। आगे वाले भाग में एक चमकीला सिर होता है, ये चमकीला सिर, और पीछे की तरफ इसके पूंछ होती है, ये पूंछ। तो धूमकेतु को पूंछल तारा भी कहते हैं, पूंछ वाला तारा। हमें यहां से पूंछ की तरह, पूंछ वाले तारे की तरह नजर आता है। यह धरती से देखते हैं कभी कभी धूमकेतु नजर आता है तो लगता है जैसे वो तारा है, लेकिन वो उस तारे की एक पूंछ है।
और वास्तव में वो तारा नहीं होता है, एक धूमकेतु होता है जिसमें चमकीला सिर होता है और पूंछ होती है। और जब कभी ये परिक्रमा करता हुआ सूर्य के निकट आता है, इसका सिर वाला हिस्सा है वो सूर्य की तरफ रहता है और पूंछ वाला हिस्सा है वो सूर्य के विपरीत दिशा में रहता है। और जब भी कोई परिक्रमण करता हुआ धूमकेतु इसके सूर्य के निकट आता है तो इसका ये गोल सिर वाले भाग में गैसीय पदार्थ होते हैं वो फैल जाते हैं और पूंछ की आकृति लंबी हो जाती है और पूंछ है वो सूर्य की विपरीत दिशा में बढ़ती है। जिधर सूर्य होता है उधर सिर होता है और पूंछ उसकी विपरीत दिशा में होती है। कुछ धूमकेतु यहां से वैज्ञानिक देखते हैं, उनमें एक प्रसिद्ध धूमकेतु है जिसका नाम है हेलिका। किताब में आपके दिया हुआ हेलिका, और वैसे पुरानी किताबों में इसका नाम था हेली पूछल तारा। इसे हेली पूछल तारा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका पता सबसे पहले हेली नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। हेली पूछल तारा ये विश्व प्रसिद्ध धूमकेतु है और ये धरती पर 1986 में देखा गया था और वैज्ञानिकों ने खोज करके पता किया कि हर 76 साल बाद ये दिखता है। तो 1986 में हमें ये दिखा है, अब इसके 76 साल बाद यानी इसमें 76 जोड़ दो, ये वापस धरती पर नजर आएगा। धरती से हम इसको देख सकते हैं। 12 1 7 8 15 1 मतलब 2062 के अंदर ये हेलिका धूमकेतु धरती से वापस नजर आएगा। ये प्रसिद्ध धूमकेतु है। धूमकेतुओं के बारे में कई प्रकार के अंधविश्वास फैले हुए हैं। लोगों का मानना है कि धूमकेतु का दिखाई देना एक बुरा संकेत है और इससे धरती पर युद्ध या लड़ाइयां हो सकती है, महामारी फैल सकती है, महामारी के रूप में कोई बीमारी फैल सकती है या अन्य कोई विपदा है वो धरती पर आ सकती है। लेकिन ये सब अंधविश्वास है, इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। तो ये दूसरा सदस्य हो गया धूमकेतु। पहला क्षुद्र ग्रह, दूसरा धूमकेतु। अब हम एक और अन्य सदस्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दो अन्य सदस्य मैं पढ़ा चुका हूं। उसमें पहला था क्षुद्र ग्रह और दूसरा था धूमकेतु कॉमेट। और अब तीसरा सदस्य मैं लेने जा रहा हूं उल्काएं या उल्कापिंड। रात्रि के अंदर जब आकाश में चंद्रमा नहीं होता है, घनघोर अंधेरा होता है, तब कभी कभी हमें आकाश से एक चमकीली सी ऐसी धारा नजर आती है, चमकीली धारा। और चमकीली धारा को देखकर हम कहते हैं ये टूटता तारा है। टूटता तारा या शूटिंग स्टार, ये टूटता तारा या इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। तो चमकीली धारा के रूप में जो हमें ये टूटता तारा नजर आता है, ऐसा लग रहा है मान लो कोई तारा है वो अंतरिक्ष से टूटकर धरती की ओर आ रहा है और इसलिए चमकीली धारा बन रही है। तो वो टूटता तारा ही उल्का है। अंतरिक्ष में अनेक ऐसे छोटे बड़े उल्का पिंड होते हैं जो कभी कभी ये मान लो पृथ्वी है, ये इसके चारों ओर वायु का घेरा होता है जिसे वायुमंडल कहते हैं। तो कभी कोई उल्का पिंड का टुकड़ा इस वायुमंडल में प्रवेश करता है। इसकी गति या चाल बहुत ज्यादा होती है और तब वायु के साथ इसका घर्षण होता है और रगड़ इतनी तेज होती है कि ये उल्का पिंड का टुकड़ा है वो तप्त हो जाता है, गर्म हो जाता है
और वाष्पित हो जाता है, मतलब वाष्प में बदल जाता है और ऊपर ही खत्म हो जाता है। तो जब ये वाष्पित होता है, गर्म होता है, तब ये धारियां दिखाई देती है, चमकीली धारी के रूप में हमें दिखाई देता है, जिसे हम टूटता हुआ तारा या शूटिंग स्टार कहते हैं, जो वास्तव में एक उल्का पिंड का टुकड़ा है। कभी कभी क्या होता है, छोटे टुकड़े तो वायु के अंदर घर्षण से वाष्पित होकर ऊपर ही चले जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी कोई बड़ा उल्का पिंड का टुकड़ा है, वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश तो करता है, लेकिन वो पूर्णतः वाष्पित नहीं होता है, यानी पूरी तरह से वो वाष्प में बदलकर नष्ट नहीं होता है और धरती के ऊपर ही गिरता है। जब कोई उल्का का टुकड़ा धरती की सतह पर गिरता है तो इसे उल्का पिंड कहते हैं। और ये धरती की सतह पर तभी गिरेगा जब ये पूर्णतः वाष्पित नहीं होगा, यानी वायुमंडल के अंदर घर्षण के कारण ये टुकड़ा पूरी तरह वाष्प में नहीं बदलेगा और धरती की सतह पर गिर जाएगा। तो ऐसे उल्का पिंड के टुकड़े धरती की सतह पर गिरते रहते हैं और वैज्ञानिक क्या करते हैं, इन उल्का पिंड के टुकड़ों का अध्ययन करते हैं और उस पदार्थ का पता लगाते हैं जिस पदार्थ से हमारा सौर परिवार बना हुआ है। तो इस खोज में लगे रहते हैं वैज्ञानिक। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, हमारी पृथ्वी किसी धूमकेतु, मान लो ये कोई धूमकेतु है और ये इसकी लंबी पूंछ है, तो जब हमारी पृथ्वी, ये धूमकेतु की पूंछ, कभी कभी हमारी पृथ्वी धूमकेतु की पूंछ को पार कर रही होती है, यानी वो पूंछ पृथ्वी के संपर्क में आती है, तो उल्काओं की बौछार होती है और उस बौछार को कहते हैं उल्का वृष्टि। ये हर साल दुनिया में कहीं न कहीं उल्का वृष्टि होती रहती है और इसके अंदर बहुत सारी उल्का एक साथ चमकीली धारियों के रूप में धरती पर आती है। और इंटरनेट के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि किस महीने में या किस दिन में किस स्थान पर उल्का वृष्टि होगी, उल्काओं की बारिश होगी। तो ये तीसरा सदस्य हो गया उल्का या उल्कापिंड। अब अंतिम चौथे सदस्य के बारे में मैं समझाने जा रहा हूं। कृत्रिम उपग्रह, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। उपग्रह के बारे में मैं आपको समझा चुका हूं। ऐसे खगोलीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। धरती पर मनुष्य द्वारा भी ऐसे कृत्रिम रूप से पिंड तैयार किए गए हैं जो अंतरिक्ष में पहुंचकर और हमारी धरती या पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, इन्हें कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। ये प्राकृतिक उपग्रहों से भिन्न है, अलग है। जैसे पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा, जो पृथ्वी से काफी दूर है, यानी प्राकृतिक उपग्रह ग्रहों से बहुत ज्यादा दूर होते हैं, जबकि कृत्रिम उपग्रह है वो बहुत पास होते हैं, बहुत पास की कक्षाओं में अंतरिक्ष में उस ग्रह के चक्कर लगाते हैं। कृत्रिम उपग्रह मनुष्य द्वारा कृत्रिम रूप से धरती पर तैयार किए जाते हैं और ये स्वतः ही बने होते हैं। भारत ने जो पहला अपना कृत्रिम उपग्रह तैयार किया था, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह, उसका नाम प्रसिद्ध खगोलविद आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। यदि आपके पेपर में प्रश्न आता है कि भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम लिखिए, तो आपको लिखना है आर्यभट्ट। इसके बाद हमारे देश में सैकड़ों हजारों की संख्या में कृत्रिम उपग्रह बने हैं। ये उसमें ये इनसैट श्रेणी के उपग्रह, IRS श्रेणी के उपग्रह जो आप बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे। इसके अलावा कल्पना 1 उपग्रह, इसके अलावा एड्यूसैट, ये सारे नाम आपकी किताब में या बुक में दिए गए। अब इन कृत्रिम उपग्रहों का क्या उपयोग होता है, तो ये अंतिम टॉपिक है, कृत्रिम उपग्रहों के उपयोग में पहला उपयोग
इन कृत्रिम उपग्रह की मदद से मौसम की भविष्यवाणी की जाती है कि किस स्थान पर कैसा मौसम होगा, बारिश होगी या अधिक सर्दी पड़ेगी या गर्मी होगी। तो मौसम की भविष्यवाणी इन कृत्रिम उपग्रहों से की जाती है। दूसरा, रेडियो टेलीविजन के संकेत प्रेषित किए जाते हैं और हमें धरती पर रेडियो और टेलीविजन के कार्यक्रम सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं। रेडियो से सुनाई देते हैं और टेलीविजन से सुनाई भी देते हैं और दिखाई भी देते हैं। तो रेडियो टेलीविजन के संकेत भेजना या प्रेषित करना। प्रेषित करना। और तीसरा जो उपयोग है, दूर संचार, टेलीकम्युनिकेशन, दूर संचार तथा सुदूर संवेदन में। सुदूर संवेदन में इसके अलावा भी अनेक उपयोग है जो आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे। मुख्य रूप से आपको अभी ये तीन ही याद रखने हैं। अब इसमें सुदूर संवेदन क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको समझा दूं। किसी स्थान पर जाए बिना या किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना उस वस्तु या स्थान के बारे में सारी जानकारी एक जगह बैठे बैठे प्राप्त करना सुदूर संवेदन कहलाता है। तो भारत ने भी IRS श्रेणी के कई सुदूर संवेदी उपग्रह वो अंतरिक्ष में छोड़े हैं और जहां हमें घर बैठे अनेक स्थानों की या वस्तुओं की जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो ये कृत्रिम उपग्रह के उपयोग, लास्ट ऑफ ये कृत्रिम उपग्रह के नाम और सौर परिवार के इन सदस्यों के बारे में मैंने आपको समझाया। ये अपना चैप्टर 17वां कंप्लीट हो चुका है और इसमें जो चीजें आपको मैंने समझाई है वही सिलेबस के अंदर है और कुछ चीजें हैं वो सिलेबस से अलग कर दी गई है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम अगला 18वां पार्ट है वो लेंगे। धन्यवाद।